गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम इसके पहले प्रीवियस वीडियो में पी ब्लॉक्स का चर्चा कर रहे थे कि पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने बताया कि पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को किस तरह से पहचानते हैं, वो आइडिया मैंने आपको दिया था। तो आज मैं उसी वीडियो के उसी लेक्चर को आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कि ताकि हम लोग का जो सिलेबस है टाइम टू टाइम कवर होता चले, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कि पी ब्लॉक्स के एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को हम लोग 13 से लेकर 18 तक को हम लोग क्या बोले थे, पी ब्लॉक्स एलिमेंट है। पी ब्लॉक्स को किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा पहचाने कि ये पी ब्लॉक्स एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख के जब हमने ये देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी सब सेल में, एनपी सब सेल में, तो हमने क्लियर हो गया कि ये आपका पी ब्लॉक्स एलिमेंट है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट, ठीक है। क्या कि हमारे पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में स्टार्ट होता है नाइट्रोजन फैमिली से। जो क्लास 12 की सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग भी नाइट्रोजन फैमिली से इनिशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर आपको पता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली से, आप हमारे साथ बने रहिए। तो है नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट हो रहा है आपका। नाइट्रोजन फैमिली मीन्स पी ब्लॉक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। तो नाइट्रोजन फैमिली में देखिए सबसे पहला है, इसके सारे मेंबर को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन इसके मेंबर है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है। एंटीमनी है और बिस्मथ है। थोड़ा सा हम लोग इसका फीचर देख लेते हैं कि जो शुरू वाले जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये आपका नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये नॉन मेटल्स है। उसके बाद जो है आपका आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर बात करें, ठीक है, तो इसको आप मेटोलाइट्स कह सकते हैं। क्या बोलोगे, मेटोलाइट्स। और बिस्मथ क्या है, बिस्मथ क्या है, ये मेटल है। मतलब कि क्या है कि जब ऊपर से आप नीचे की ओर आ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसके मतलब क्या समझ रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रहा। तो सबसे ज़्यादा बताइए कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी किस में होगा, बिस्मथ में होगा सबसे ज़्यादा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किस में होगी, नाइट्रोजन में होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, नॉन मेटल है। बीच वाले आपका मेटलाइट्स है, सेमी मेटल है और आखिरी में आपका बिस्मथ जो है ये मेटल है। सबसे पहले तो ये जानना हम लोग को जरूरी है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है नाइट्रोजन। फास्फोरस तो हमारे प्लांट्स में भी है, बोन्स में भी है, बॉडी में भी है, हर जगह फास्फोरस उपलब्ध है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी आप ग्रुप पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो आप नाइट्रोजन फैमिली पर हो, ऑक्सीजन फैमिली पर हो, कार्बन फैमिली पर हो, कोई भी फैमिली, हेलोजन या नोबल गैस, एक्चुअली क्या होता है कि दो मेंबर, खासकर दो मेंबर, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस किस पे डालना है, हम लोग को चैप्टर भी किस पे बोल रहा है कि स्ट्रेस डालिए आप नाइट्रोजन और फास्फोरस पे। क्या कि नाइट्रोजन की कंपाउंड पढ़ेंगे, फास्फोरस की कंपाउंड पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम सिर्फ जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली में तो हमको ऑक्सीजन पढ़ना है और सल्फर पढ़ना है। ध्यान दीजिए, देखिए ऑक्सीजन और सल्फर ही पढ़ना है, उसके नीचे वाला नहीं, सेलेनियम पोलेनियम नहीं पढ़ना है आपको, आर्सेनिक नहीं पढ़नी है, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नहीं पढ़ना है। उसके बाद वाला देखिए हेलोजन में क्या पढ़ना है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन से कोई मतलब नहीं है। और लास्ट वाला जो कंपाउंड है नोबल गैस, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में डिस्कशन है, जेनॉन, और वही कंपाउंड बनाता है और उसका भी आपको स्ट्रक्चर्स उस कंपाउंड के और उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। वो बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे लिए मेन क्या है, इसमें अगर कोई पूछते इस मेंबर में, इस पूरे फैमिली में हमारे लिए कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में किसका ज़्यादा जिक्र है, बोर्ड किससे क्वेश्चन पूछा करती है, कंपटीशन किससे क्वेश्चन पूछा करती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। तो हम लोग को किस पे स्ट्रेस डालना है,
न कि आर्सेनिक पे, न कि एंटीमनी पे, न कि विष पर। हमको स्ट्रेस डालना है नाइट्रोजन और फास्फोरस पे, स्ट्रेस इस पे डालना होगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान देंगे हम लोग कि नाइट्रोजन सबसे पहला है कि नाइट्रोजन जो है आपका ये नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन और ये है फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसके की एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए 7 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। और फास्फोरस की एटॉमिक नंबर क्या है आपका 15 है इसकी एटॉमिक नंबर, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ठीक है। और ये भी बात आप याद रखिए कि हर एक ग्रुप का पहला मेंबर एक अलग बिहेवियर शो करता है, उसी को बोलते हैं एनामोलस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हर एक मेंबर, हर ग्रुप का पहला मेंबर, ठीक है, एक तो सबसे पहला मेंबर क्या होता है, सबसे छोटा होता है। आज छोटा होता है तो थोड़ा सा तो वो शरारती करेगा, उसमें कुछ अलग गुण होगा, ठीक है, याद रखिए। वो अपने फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, ठीक है, तो कुछ उसका अलग बिहेवियर होगा अपने फैमिली में। तो नाइट्रोजन के पास वैसा ही अलग बिहेवियर, ऑक्सीजन के पास भी वैसा ही कुछ अलग है, फ्लोरीन के पास भी कुछ अलग बिहेवियर मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे आपको बोले थे पीरियोडिसिटी, और हालांकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट लेता है यहाँ से, नाइट्रोजन फैमिली के बाद से क्या स्टार्ट लेता है, एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, मतलब एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहला आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पहला आज बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये सब क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है। हमारे पास एटम का प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है। तो ये बात का सबसे पहले एनसीईआरटी में जिक्र किया है, और ये पढ़ने के बाद फ़ायदा ये होने वाली है कि यही एटॉमिक प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ेंगे सारे ग्रुप में कॉमन होगा, सारे ग्रुप में क्या है, कॉमन होगा। तो आज सिर्फ 2 एटॉमिक प्रॉपर्टी का हम चर्चा करने वाले हैं, आपको 2 एटॉमिक प्रॉपर्टी बताएंगे। 2 एटॉमिक प्रॉपर्टी वो है आपका, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर बने रहिएगा तो हम लोग और हो सकता है आगे भी पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, 20 मिनट्स मैक्सिमम समय आपका लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला बात करेंगे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निगेटिविटी, और होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की तरफ इसका अट्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा आप कि जो हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली क्या है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली क्या है, हम लोग देखिएगा। आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाइएगा जरूर से, इसलिए कि बार बार हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक का नोट्स बहुत काम आने वाला है, इनऑर्गेनिक का नोट्स बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है यहाँ पे कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बोलिए या फिर और ग्रुप 15 एलिमेंट, और ग्रुप 15 एलिमेंट इज NH2 और NP3
3। ये बात पे एकदम स्ट्रेस डाल देना है कि जैसे ही नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगा तो NH2NP3 याद हो जाएगा, NP3, ठीक है, 3 से। देखिए NH2 या तो हर ग्रुप में कॉमन है, तो NH2 के लिए चिंता नहीं। वेरिएबल क्या है, नाइट्रोजन के साथ जैसे चलिएगा स्टार्ट कीजिएगा 3 से। आपको तो क्या करना है, नाइट्रोजन फैमिली में 3, ऑक्सीजन फैमिली में 4, NP4। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या है ना आपका कि NH2 और NP3। इट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे बात क्या है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि s ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड। ध्यान दीजिएगा, s ऑर्बिटल आर completely filled with electron and the p orbital, इसमें ध्यान दीजिएगा कि p ऑर्बिटल आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। इस बात पे स्ट्रेस रखिएगा, हम इसको अंडरलाइन भी करने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड की कहानी, ठीक है, क्वेश्चंस आएगा यहाँ से। तो क्या देखिए आप कि s ऑर्बिटल इसका क्या है ना, s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल आप देखिए एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ये हो गया NS, ये हो गया NP, ठीक है, ये NH2 और ये NP3, क्लियर। तो ये देखिए इसके s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल्ड की कहानी मैंने बता के रख चुका हूँ, ठीक है, कि इसका क्या यूज़ है, बहुत काम आएगा इससे, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का काफ़ी यूज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह से कि अगर बात आ गई व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो आपको आँख मूंद के बोलना है, नींद में बोलना है कि NH2NP3, ठीक है, NH2NP3 s ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड एंड द p ऑर्बिटल आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, ठीक है। इतना शायद आप बोल लोगे, ठीक है। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी, नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सभी में आएगा, ठीक है, ये सभी में कॉमन है, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो, आर्सेनिक है, सभी में यही चीज़ आने वाला है, सभी में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होंगे आपके p ऑर्बिटल्स। चलिए इसके बाद हम मूव करने जा रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए कि आपको पहले ही बता दिए थे कि आयन जब कुछ 11th की बातें आएगी, पीरियोडिसिटी की बातें आएगी, केमिकल बॉन्डिंग की बातें आएगी, तो हम उसको पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बोला जाता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा ये सब हम अंडरलाइन किए हैं, एन इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन वाला बात पे ध्यान देना, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल, या फिर लिख सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड अलग थलग, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग गैसियस एटम। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने में, या फिर भी ब्लॉग्स का एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ एंजॉय करना है और सीख के जाना है, ठीक, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बड़ा चैप्टर थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, हर एक बात पे हमें ध्यान देना है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये सपोज कोई हमारे पास एटम है, कह रहा है आइसोलेटेड भी होना चाहिए, अलग भी होना चाहिए, अलग एटम होना चाहिए, अलग आइसोलेटेड गैसियस अवस्था में। अरे ऐसे भी गैसियस अवस्था में होगा तो अलग थलग ही होगा, क्या कि पार्टिकल अपार्ट होते हैं गैसियस अवस्था।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए गैसियस। अब कहता है एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिएगा। एन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बना, गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन कर दिया, गैसियस कैटायन फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या डिफिनेशन हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म गैसियस कैटायन, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ से ये गैसियस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, x का प्लस प्लस, x का प्लस प्लस, फिर आपने निकाला इससे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 2। फिर अगर मान लें हम इससे निकालना चाह रहे हैं x गैसियस प्लस प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो x का गैसियस, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 3 का प्लस बनने वाला है, तो ये क्या हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 2। ये ऑल आर क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं क्या, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। आपको आइडिया दे रहे हैं सारे पीरियडिसिटी का आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है सक्सेसिव का, I1 IE2 IE3 ग्रेटर देन IE1 IE2 greater than IE1। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा थोड़ा आसानी से, ठीक है, कम एनर्जी देना होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसिव आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी समझिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है कि आयनाइजेशन एनर्जी व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। क्या क्या फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता हो। ठीक है, क्या फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता हो, वो फैक्टर क्या क्या है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। 4 चीज़ कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट पहुंचाता है। क्या क्या है आपका, ये तो समझ गए। क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी हम ऐसा लिख दें, x है, सॉलिड है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लिखते हैं x सॉलिड और ये प्लस, क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी के लिए वैलिड हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, गैसियस कैटायन भी बन रहा है, बात भी सही, लेकिन नहीं, यहाँ पे कह रहा है गैसियस, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहानी सॉलिड का कहानी। इट इज नॉट वैलिड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए और गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब जो हम कहने जा रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, क्या क्या फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो ध्यान दीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या क्या फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता हो, वो क्या क्या है पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बोले ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। एटॉमिक साइज, पहला क्या है, एटॉमिक साइज है। दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्जेस है, न्यूक्लियर चार्जेस। तीसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चौथा फैक्टर क्या है आपका, इसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। हालांकि स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका ज़्यादा वर्क करता है आपका डी ब्लॉक्स में, स्क्रीनिंग इफेक्ट वहाँ पे इसका अच्छा खासा इसका यूज है, शील्डिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी बुला सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट।
तो ये चार चीज़ जो है फिलहाल क्या है प्रभावित करता है, जिससे कि क्वेश्चंस जो आता है आपका क्वेश्चंस जो है इससे ज़्यादातर इसमें काम आएगा। निकलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किस तरह से रिलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक साइज से आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन है इसके साथ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज का। तो देखिए एटॉमिक साइज में क्या है ना, कह रहा है कि एटॉमिक साइज जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ध्यान देखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज का मतलब क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन बना रहा है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जा रहा है। ऐसा क्यों आपके मन में विचार आ रहा होगा, उसको देखिए बोर्ड पे यहाँ पे। तो कह रहा है मान लें कि हमारा एटॉमिक साइज एक ये है, एक इतना बड़ा है और ये कितना बड़ा है। ध्यान दीजिए, तो बीच में आप जानते हैं न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो है ही है, मान लिया आउटर मोस्ट में है इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये इसका चार्ज का सेपरेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, चार्ज का सेपरेशन दिखा रहे हैं। तो मान लिया यहाँ सेपरेशन R1 है, यहाँ सेपरेशन R2 है, यहाँ पे R3 है, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच में आपको पता है कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स ऑपरेट होता है। तो यहाँ भी ऑपरेट हो रहा होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी आप जानते हैं कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए तो फोर्स घट जाता है, दो चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो फोर्स घट जाता है। यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है। इसके मतलब है कि सेपरेशन बढ़ रहा है तब फोर्स क्या हो रहा होगा, फोर्स डिक्रीज कर रहा होगा। सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जा रहा होगा। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसलिए सेपरेशन छोटा है। मतलब कि न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रख रहा होगा। इसके मतलब छोड़ने नहीं देगा, आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके मतलब ये है कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा, सबसे आसानी से कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, जहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा है। सेपरेशन ज़्यादा का मतलब क्या है, जहाँ पे साइज ज़्यादा है। इसके मतलब ये कह सकते हो कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा और साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। क्लियर? इसके मतलब आपको सारी कहानी समझा दी है कि किस तरह से एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी अपने में रिलेशन बना के रखा है। कैसा रिलेशन बनाया है, तुम बढ़ोगे तो हम घटेंगे, यही कह रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज से क्या कह रहा है, आप बढ़िएगा तो हम घटेंगे, ठीक है, आप घटिएगा तो हम बढ़ेंगे। ये रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज के बीच में। क्लियर? ये बात को लिख लीजिए, इस सब चीज़ को आप नोट कीजिए। ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी का पहला रिलेशन। अब कहानी आती है कि न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसा क्या है कहानी से, न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। डायरेक्ट रिलेशन बनाने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा बात है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा उसी को बोलिए न्यूक्लियर चार्ज। जितना प्रोटॉन होगा ज़्यादा उतना न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। क्या है कि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता कब है, जब प्रोटॉन बढ़ता होगा। इसके मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन न्यूक्लियस पे होगा, आखिर प्रोटॉन रहता कहाँ पे, न्यूक्लियस पे रहता है। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है। न्यूक्लियर चार्जेस की आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ये कह रहा है कि तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ जाएंगे। कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज को, आप बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप बढ़ जाइएगा तो हम भी बढ़ेंगे, इसके मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज आप बढ़ा दीजिए, मान ले सपोज यहाँ पे प्रोटॉन है 5, यहाँ पे प्रोटॉन है 6, यहाँ पे प्रोटॉन है 8। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए। अब बताइए कि ये भी तो कह रहा है, कूलम्ब्स लॉ ये भी कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये भी तो बात कह के गया कूलम्ब्स लॉ। सिर्फ यही नहीं कहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी बात बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस।
तो देखिए कि कहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, मतलब +5 का है मान लो, यहाँ पे -1 है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कहाँ पे आएगा। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज यहाँ पे 8 है और यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, 8 × 1, यहाँ पे क्या है 6 × 1, यहाँ पे 5 × 1। इसके मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कहाँ पे आ रहा है 8 पे, जहाँ पे न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट्स बाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बड़ा तेज़ी से पकड़ के रखेगा, छोड़ने ही नहीं देगा। ठीक है, इसके मतलब है कि अगर ज़्यादा वो तेज़ी से पकड़ के होल्ड करके रख रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इसके मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा। ठीक है, आप बोलिए कि सर ग्रुप में, फिर ग्रुप में भी तो बात वही हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। ग्रुप में क्या नहीं क्या है पीरियड में, ऐसा बात नहीं कि जहाँ पे ये चीज़ आपको जो दिखाए हैं ग्रुप में भी बढ़ता है। ग्रुप में भी ऐसा नहीं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसके मतलब आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कहानी ये हो जाती है कि सेल बढ़ जाता है साथ साथ, और सेल जो बढ़ता है ना न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करके रखता है। तो आपके मन सिर्फ ध्यान में ये रखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। ये बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब थर्ड, ये भी क्लियर हो गया आपका। थर्ड कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इस पर बने रहिएगा वीडियो में, जरा सा घसरने की कोशिश मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए हमारे पास कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितने प्रकार का होता है, एक हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक हो जाएगा एग्जैक्टली फुल फील्ड, एक हो जाएगा एग्जैक्टली फुल फील्ड, और एक होता है पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। देखिए एग्जैक्टली हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, फिलहाल P3 की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली फुल फील्ड की अगर बात करें तो बोल देंगे P6। एग्जैक्टली फुल फील्ड की बात करें तो क्या बोलेंगे P6 हो रहा है। ठीक है, पार्शियली फील्ड की बात करें तो ये बोल सकते हैं P4, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है P3, एग्जैक्टली हाफ फील्ड P6, एग्जैक्टली फुल फील्ड P4, एग्जैक्टली ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, पार्शियली फील्ड। अब कहता है स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो कहता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड एग्जैक्टली फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। अगर वो कोई भी ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और एग्जैक्टली फुल फील्ड है तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा दिक्कत की बातें हैं। ठीक है, बड़ा स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, बोल रहा है कि हम नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, इस स्थिति में नहीं देंगे हम। ठीक है, P4 वाला में दे देंगे, P3 वाला में और P6 वाला में हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसके मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी एटम इस कंडीशन में है तो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में है और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा, तो अगर ऐसा कन्फिग्रेशन किसी एटम का है तो उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा निकल के आने वाला है। ठीक है, अगर अभी का हम बोल दें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका है। ठीक है, तब अब बोलिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन का लिख लेते हैं कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। देखिए कन्फिग्रेशन से ही पता चल रहा है P3 कन्फिग्रेशन है और P4 है। इसके मतलब P4 वाला जो कन्फिग्रेशन है ऐसा कन्फिग्रेशन है, पार्शियली फील्ड है। P3 वाला ऐसा एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। इसके मतलब ये है कि नाइट्रोजन अपने आप को ज़्यादा अस्थायी महसूस कर रहा है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज हायर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट की तुलना में ग्रुप 15 एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है। बस आपका जो रीजन है
वो बोर्ड पे है। ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट, सारे मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन P3 में है और ग्रुप 16 का सारे मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन P4 में है। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुल फील्ड की ये कहानी थी। कैसे आयनाइजेशन एनर्जी सिलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है एटम की। समझ रहे हैं? तो क्यों होता है कि P6 है, इसे नियोन है। नियोन क्या लिख रहे हैं? Ne 10 से मान 10 है तो P6 के कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलना कभी देना चाहेगा नियोन? कभी नहीं देना चाहेगा नियोन, क्या कि बहुत ही अस्थायी कंडीशन में। तो ठीक है, तो आज मैंने आपको इतना बताया। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, यही P ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ, इसी एनर्जी के साथ। आप भी एनर्जी के साथ रहिए। आप हमारा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।